देखो अगले एस 26 में एक छोटा सा टॉपिक है, फिर अपन इसका क्वेश्चन लेंगे। उसमें अपन बात कर रहे हैं इनटेंजिबल एसेट के इम्पेयरमेंट की। आज इम्पेयरमेंट एक लॉस होता है, ध्यान रखना। इम्पेयरमेंट क्या होता है? लॉस। अब लॉस कब होता है? जब सोचो मैं अपनी बुक्स में मान लो किसी पेटेंट को चला रहा हूँ 2 करोड़ रुपए पे। कितने पे चला रहा हूँ? 2 करोड़। तो 2 करोड़ रुपए उसका क्या है? कैरिंग अमाउंट। अरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अमाउंट निकलता है उसको अपन क्या कहते हैं? कैरिंग अमाउंट। तो अगर किसी भी एसेट को मैं अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैरिंग अमाउंट कितने पे दिखा रहा हूँ? 2 करोड़ पे। तो इन एनी केस उसको मार्केट में बेचूंगा तो 2 करोड़ से ज्यादा आने चाहिए, तो ही उसको आप बोलोगे कि लॉस नहीं है। तो अगर मैं मार्केट में बेचूं और मुझे 1.5 करोड़ ही आ रहा है, कितना आ रहा है? 1.5 करोड़। तो इसको बोलेंगे कि 50 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस है। क्या है बोलो बेटा? 50 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस। तो ऐसा पेटेंट्स के साथ भी हो सकता है, लाइसेंस के साथ भी हो सकता है। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको लिखवा रहा हूँ। मोर ओवर AS 26 भी ये कहता है कि इम्पेयरमेंट लॉस अगर है तो उसको आपको इमीडिएटली P&L में प्रोवाइड करना है। कहाँ प्रोवाइड करना है? P&L में। ठीक है, लिखिए। एन इनटेंजिबल एसेट, एन इनटेंजिबल एसेट is also subject to impairment loss. An intangible asset is also subject to impairment loss. An intangible asset is also subject to impairment loss. मतलब कि एक इंटेंजिबल एसेट भी क्या हो सकती है बोलो? इम्पेयर। नेक्स्ट लाइन, an intangible asset is also subject to impairment loss. Next line, an asset is said to be impaired. An asset is said to be impaired when its an asset is said to be impaired when its recoverable amount का मतलब जितना पैसा मार्केट में मिल जाए, क्या करके? उसको बेच करके। when its recoverable amount is less than carrying amount, when its impairment amount is less than its carrying amount। बोलो समझ में आया? मतलब अगर आप पेटेंट को 2 करोड़ पे चला रहे हो और मिलेगा 1.5 करोड़ ही, तो सर 50 लाख तो एमोर्टाइजेशन हो गया। अरे यार एमोर्टाइजेशन लगता है कैरिंग अमाउंट के ऊपर। एमोर्टाइजेशन कभी अपन एनआरवी, कभी डेप्रिसिएशन में या एमोर्टाइजेशन में एनआरवी की बात की क्या? नहीं की। तो आज अगर मैं किसी एसेट को 2 करोड़ पे चला रहा हूँ पेटेंट को, और मार्केट में उसको बेच के 1.5 करोड़ ही आएगा, दैट मीन्स 50 लाख इमीडिएटली इंपेयरमेंट लॉस है। 50 लाख इमीडिएटली क्या है बोलो? इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखना। द इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू द इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट। द इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट। द इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकलता है बच्चों? रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट। क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, क्योंकि बुक्स में तो अकाउंट्स में आप ज्यादा चला रहे हो ना उसको 2 करोड़ पे। तो इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट कम है तो वही माइनस हो सकता है कैरिंग अमाउंट में से। बोलो हाँ या ना? अब इस पर छोटा सा क्वेश्चन है, देखो आपको जो शीट दी है वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, बट पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा देता हूँ। देखो देखो जरा उसको, क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो शीट दी है, अभी वही शीट में आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ।
सबसे पहला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो ये एमसीक्यू होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपको, अ पेटेंट राइट वाज परचेज्ड फॉर अ टोटल पेमेंट ऑफ 40 लाख रुपीस। मतलब कि टोटल कॉस्ट कितनी है बोलो, 40 लाख। एज पर डेफर्ड क्रेडिट, डेफर्ड क्रेडिट का मतलब है थोड़ा आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद आप अच्छे से जानते हो, एफएम में आपने की होगी कि फर्स्ट ईयर का एंड के पेमेंट पे फर्स्ट ईयर का फैक्टर, फिर सेकंड ईयर का फैक्टर, ऐसे लगता है। तो 40 लाख रुपए डेफर के हिसाब से हमने करे। अब कह रहे हैं नॉर्मल डेफर जो कि सेलर अलाउ करता है, वो कहता है कि 20% पैसा डाउन पेमेंट दे दो। 20% पैसा मतलब 40 का 20% 8 लाख। लेकिन ये किसी काम का है नहीं, ये आपको क्वेश्चन ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है। और कह रहा है कि बैलेंस आपको 3 इंस्टॉलमेंट में देना होता है नॉर्मली, लेकिन तुम स्पेशल हो, तुमको कह रही कंपनी की डेफर्ड क्रेडिट तो करो, लेकिन तुमको 25% डाउन देना है। तो 25% डाउन देना है मतलब आपको आज आज पैसा कितना देना है, 10 लाख, ये बात समझना। और बैलेंस आपको 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है। तो मेरे को बताओ 40 का 25%, 10 तो डाउन पेमेंट आज दे दी, आज का ईयर कौन सा होगा, 0। आज का ईयर कौन सा होगा, 0। और फिर ईयर 1 से लेके 5 तक तुमको बचा हुआ 30 देना है। तो 30 लाख देना है इन 5 इंस्टॉलमेंट। तो 30 डिवाइड बाय 5, 6 लाख की। मतलब कि ईयर 0 पर मेरे को आज कितना देना है, 10 लाख। आज कितना देना है, अभी आप लिखना पर पहले समझ लो, ठीक है। 10 लाख देना है। ईयर 0 को आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो मेरे को उसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, लेकिन इसमें क्या है ना, कॉस्ट आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो। अगर सारा का सारा पैसा आप ईयर 0 पे दे रहे होते तो 40 लाख पे ही पेटेंट बुक होता। लेकिन ये मेथड में कॉस्ट कैसे बुक होगी, फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करके। बेसिकली ये फ्यूचर कैश इनफ्लो नहीं है, ये फ्यूचर कैश आउटफ्लो है। इतनी बात तो आप फाउंडेशन पास हुए हो बेटा, सब जानते हो, बोलो हाँ या ना। तो 10 लाख रुपए तो ऐसा का ऐसे ही कैपिटलाइज होगा, हाँ या ना। और ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक मेरे को देने थे कितने, 30 लाख। और 30 लाख डिवाइड बाय 5 इंस्टॉलमेंट, तो मैं हर बार कितना दूंगा, 6 लाख दूंगा। और डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको निकालना आता है, पर इस बार क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट कहां से दिए, कैसे निकालोगे। तो 25% तो डाउन पेमेंट है। अब डिस्काउंटिंग रेट कैसे देते हैं, तो कहते हैं कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन में जितना इंटरेस्ट चार्ज होता है उस रेट से अपन डिस्काउंट करते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है द नॉर्मल डेफर्ड क्रेडिट अलाउड बाय द कंपनी डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरेस्ट। मतलब अगर 20% पैसा डाउन होता तो उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन कंपनी को जो स्पेशल क्रेडिट दिया है, बोलो हाँ है ना, उस पर इंटरेस्ट अपन 6% चार्ज करेंगे। मतलब ये 6% इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये 6% क्या है, डिस्काउंट रेट, राइट। तो अपने कैलकुलेटर पे टाइप करो और मुझे ईयर 1 से लेकर 5 का 6% का डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओ। 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू जीटी 4.21। एक 3 डिजिट तक बोलो ना, 212 मल्टीप्लाई कर दो 6 लाख से, 25,27,418, दोनों को जोड़ दो तो 35,27,418। इस वैल्यू पे आपका पेटेंट क्या होगा, रिकॉर्ड। एक क्वेश्चन आपको वो परचेज टैक्स वाला करवाया था, इंपोर्ट ड्यूटी, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ऐसा करा तो अकाउंट्स में वो एफएम पूछ रहे, अकाउंट्स में क्या पूछ रहे हैं, एफएम। एफएम का टॉपिक है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ऐसे क्वेश्चन पे ऐसे ही की नजर पड़ती है, फिर जब थोड़ा धुआंधार पेपर बनाना होता है। तो ऐसा 2 नंबर में एमसीक्यू आएगा, ध्यान रखना। वो आपको ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देंगे अमाउंट के, तो उसमें सही टिक करके आ जाना 2 नंबर के लिए। बोलो हाँ ना, कोई डाउट। दूसरी बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि जो एएस से जो केस सिनेरियो बनता है, एएस से 30 में से 20 मार्क का केस सिनेरियो आएगा पेपर 1 में, और 10 से 15 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो आपका 70 नंबर का पेपर है, उसमें आपको 15 से 20 नंबर का डिस्क्रिप्टिव दिखेगा। तो 20 और 15 लगभग 40-45 मार्क के 50 नंबर के एएस होंगे। डिस्क्रिप्टिव में लगभग मान के चलो कि 14 नंबर का एक क्वेश्चन तो फिक्स है, स्टार्टिंग क्वेश्चन ही एएस का पूछते हैं। तो 20 नंबर एमसीक्यू, 14 नंबर डिस्क्रिप्टिव, और फिर 5-6 नंबर के आगे के ऑप्शन में भी पूछते हैं। मतलब उधर 30 नंबर और इधर 20 नंबर, 50 नंबर के एएस है। ओके, तो वहां पर क्या होता है, जो एमसीक्यू पेपर आता है एएस का, उसमें वो 4 स्टैंडर्ड को मिक्स करते हैं।
जैसे मान लो कोई कंपनी दे दी, अभी उसका इंटेंजिबल का एक पैराग्राफ दे दिया, ऐसी डिटेल दे दी। फिर कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसका एएस का पार्ट का क्वेश्चन बना दिया। या फिर कोई रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपने पढ़ा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एक आधा टॉपिक एक पैराग्राफ, तो केस बड़ा आएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि सर ने इतने बड़े क्वेश्चन तो कभी एएस के करवाए नहीं। मैं ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मान लो मेरे दिमाग में 5 एएस आए, 11 या 12 या 14 या 15 आया, तो मैं एक एक पैराग्राफ का एक एक क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन में 4 पैराग्राफ बनाऊंगा और उससे एएस के क्वेश्चन आते हैं। पर वो कौन सा केस आएगा, कितने 4 एएस के ग्रुप का कौन सा केस आएगा, वो कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, जिनका मिलके बड़ा केस बनेगा, वो यही क्वेश्चंस होते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? आपको इसके लिए कोई अलग से बुक है भी नहीं, कोई अलग से मटेरियल भी नहीं है। आप अच्छा, मार्केट में खूब लोग पागल बनाने के लिए 1000 एमसीक्यू वाली बुक बेच रहे हैं, ऑडिट की बेच रहे हैं, लॉ की बेच रहे हैं, कर लो उनको। और फिर जब वो केस पेपर एमसीक्यू का आईसीआई वाला आएगा ना, तो आपको पता पड़ेगा कि उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, फालतू के लेबर की। तो आपको करना क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यही केस सिनेरियो बनेंगे और इन्हीं में से एमसीक्यू आएगा। नहीं तो पिछले अटेम्प्ट का पेपर पढ़ा है ना इसी.org पे, देख लेना। बोलो समझ में आ रहा है? आप सोचो कि एक ही केस को वो 10 नंबर का पूछ लें, एक ही एज से वो 10 नंबर का एमसीक्यू पूछ लेता, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, मान लो एक कंपनी है, उसमें एक इशू दिया है एस26 का, पैराग्राफ चेंज करके एस9 डाल दिया, उसका पैराग्राफ चेंज करके बोला कंपनी का फॉरेन रिसीवेबल है, इतने पे क्या था, ये क्लोजिंग है, एस11 डाल दिया उसी में। आई बात समझ? तो केसेस हमेशा नए आते हैं, लेकिन क्वेश्चन से ही रहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? कोई डाउट? उतारो इसका सॉल्यूशन शीट में, या तो शीट में या कॉपी में ही उतार लो। शीट में ऐसे वहां जगह दी है, या तो शीट में ही कर लो या कॉपी में कर लो। बोलो कर लोगे ऐसे अगर कॉस्ट निकालनी आई तो? सिंपल है, ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। बोले हाँ या ना? फटाफट लिख लो इस क्वेश्चन को, आंसर को, क्वेश्चन नहीं लिखना है, आंसर स्पाइरल मिल जाएगा ना उसमें, उसी के क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो क्लास में करवाने, फिर जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करने प्रैक्टिस। सॉल्यूशन दे रखा है उसमें, लेकिन आपको खुद ट्राई करने हो। एमसीक्यू भी सारे उसमें दे रखे। चलो अगला क्वेश्चन पे ऐसे की नजर नहीं पड़ी, पहले तो इसका साइज देखो क्या आएगा, तो 2 पेज का छप के आएगा। लेकिन क्वेश्चन में मेहनत 3 लाइन की भी नहीं है, ध्यान रखना, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है। देखने में क्वेश्चन है पहाड़, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन है इस पूरी शीट का। देखना, एक एंटरप्राइज डेवलप कर रहा है न्यू हैंडलिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, उसको तुम्हारे कोई लेन देना नहीं है, तुम इंडस्ट्री एक्सपर्ट नहीं हो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। गिवन बिलो आर द कॉस्ट। बोले 2008 में रिसर्च 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 2010 तक चला, तो ये तो कोई गधा भी बता देगा कि रिसर्च का खर्चा किधर जाता है। बोलो रे, रिसर्च का खर्चा कहाँ जाता है? तो 5, 6 और 4 से तो तुम्हारा वैसे ही कोई मतलब नहीं है, तो 5 और 6 11 और 15 लाख तो सीधर किधर जाएगा बोलो? ओके, डेवलपमेंट से शुरू होती है मेन कहानी। तो डेवलपमेंट पे कितना लगा? 15, 18 और 20। समझ में आ रहा है क्या करना है? इस पे एसेट रिकॉर्ड होगी। एज ऑन 31 मार्च 2013 कंपनी हैज आइडेंटिफाइड लेवल ऑफ कॉस्ट सेविंग 8 लाख रुपीज पर एनम। अब ये एसेट मेरे को कुछ कमा के तो देगी ना, इसको कहते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। तो कह रहे 8 लाख रुपए पर एनम कमाएंगे और ऐसे 5 साल तक कमाएंगे। तो 2013 में एसेट बनी तो कमाई 2014 से शुरू होगी, 8 8 8 8 8 कमाएंगे। फिर कह रहे हैं इसके एडिशन में अपन कंसल्टेंसी, कोई उसमें कोई एप्लीकेशन है, इंटेंशन टू कैरी आउट कंसल्टेंसी इन द एप्लीकेशन ऑफ द न्यू सिस्टम फ्रॉम विच, अच्छा मतलब अपन उसी सिस्टम को कंसल्टेंसी में यूज करेंगे, उससे 5-5 लाख और कमाएंगे एडिशनल। तो 5 5 5। वैसे ना ऐसे ही नहीं, ये टेबल क्वेश्चन में बना के दी है, लेकिन अगर नहीं बना के देते ना तो तुमको खुद बनानी पड़ती। तो ऐसे इज वेरी काइंड, इट वांट्स टू पास, इसलिए ऐसी टेबल बना के दी, वरना एग्जाम में ये वर्किंग नोट खुद लगाना पड़ेगा आपको। जो आपने अभी ऊपर प्रेजेंट वैल्यू निकाली ना, वो काम ऐसे ने करके दिया आपको, लेकिन हमेशा ऐसे इतना दयालु होगा ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसे ने तो मैं बताऊं ये क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया भी नहीं है ना, ऊपर वाला क्वेश्चन दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मेरी बुक में मिलेंगे आपको, लेकिन वो रिपीट होंगे, अभी नहीं तो कभी तो होंगे।
लास्ट एग्जाम की बात करूं तो बोरोइंग कॉस्ट का जो क्वेश्चन था जो मैंने कराया वो रिपीट हुआ है सर 8 नंबर में डिस्क्रिप्टिव। तो कुछ क्वेश्चन आपको एडिशनल इस बुक के करने पड़ेंगे, उसमें आप ये नहीं कह सकते मॉड्यूल में तो है ही नहीं, तो मॉड्यूल में तो कई चीजें नहीं है। आ रही बात समझ में? तो 13-13 लाख की सेविंग है। अब 13-13 लाख की सेविंग का डिस्काउंटिंग फैक्टर 18% से इंस्टीट्यूट ने खुद ही निकाला है। अब तुमको अपने हिसाब से 2 डिजिट लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ ये 40.65 इस एसेट की कमाई का वैल्यू है, क्योंकि मैंने आपको अभी इंपेयरमेंट इसलिए पढ़ाया था कि ये 40.65 अपना क्या है बेटा, रिकवरेबल अमाउंट। क्या है? रिकवरेबल अमाउंट। और मैंने ऊपर क्या बताया था कि 15, 18 और 20 ये कैपिटलाइज होंगे। तो जरा अपने कैलकुलेटर पे 15 + 18 + 20 करना, कितना आ रहा है? 53 अपन बुक्स में चला रहे हैं इसको, लेकिन ये कमा करके आज रिकवरेबल अमाउंट कितना दे रही है? सिर्फ 40.65। तो बताओ क्वेश्चन आपसे क्या बोलेगा कि एट विच अमाउंट एडवाइज द कॉस्ट एट विच आईए शुड बी रिकॉग्नाइज। तो एक बार इनिशियली रिकॉग्नाइज तो अपन कितने पे करेंगे? 53 पे। और आपसे बोल रहे हैं कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इंपेयरमेंट है, तो इंपेयरमेंट है कितना? 53 माइनस 9 माइनस आपका 40.65, ये आपका इंपेयरमेंट है। तो क्वेश्चन का साइज बड़ा है लेकिन क्वेश्चन की वर्किंग बहुत कम है। लिखो आंसर नंबर 2। क्वेश्चन समझ में आया? कोई डाउट? अगेन आई रिपीट, ये टेबल अभी तो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में बना के दी थी, ये 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है? 2016 का पेपर भी नहीं मिलेगा आपको एसआई की वेबसाइट पे, ठीक है? बट ये क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने टेबल बना के दी थी, लेकिन अब अगर रिपीट होगा तो ये टेबल आपको खुद बनानी पड़ेगी। बोलो समझ में आया? तो इसका आंसर तो खैर मैंने बोला 4 लाइन में ही खत्म हो जाएगा, तो लिखो प्रॉब्लम नंबर 2 आपकी शीट की। बताओ एक्सपेंसेस टू बी चार्ज टू P&L। बोलो जी रिसर्च फेस का खर्चा कहाँ जाएगा? P&L में। अरे समझ आ रहे हैं? तो 5 + 6 + 4 कितना हुआ? 5 + 6 + 4 15 लाख कहाँ जाएगा? P&L में। अच्छा, एसेट इनिशियली रिकॉग्नाइज कितने पर होगी? बोलो डेवलपमेंट का टोटल 15 + 18 + 20 कितना हुआ? 53 लाख। रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन इजी था, दे के रखा है, लेकिन एग्जाम में कैसे निकालोगे? बोलो समझ में आ रहा है? 8 लाख 8 लाख तो वो बचेगा 5, टोटल कितना बचा? 13। वो डिस्काउंटिंग फैक्टर देगा क्वेश्चन में कि डिस्काउंट रेट इतनी है, तो उसको डिस्काउंट कर लेना। तो रिकवरेबल अमाउंट दिया है 40.65। तो बताओ अभी आज जो पढ़ाया इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालते हैं अपन? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। सर शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, बॉक्स बना के आ जाना ऊपर, किसकी शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करी कर सकते हैं, ठीक है? बोलो कैरिंग अमाउंट बुक्स में कितने पे चल रहा है? माइनस रिकवरेबल कितना? तो इम्पेयरमेंट कितना? 12.35। बोलो समझ में आया? अरे कोई डाउट? अगर मान लो इस क्वेश्चन में एंट्री पूछते तो क्या करते? सबसे पहले इम्पेयरमेंट रिकॉग्नाइज एसेट रिकॉग्नाइज की एंट्री क्या दिया है क्वेश्चन में? हैंडलिंग सिस्टम। तो आप इंटेंजिबल एसेट डेबिट, अरे इनिशियल तो यही होगी टू बैंक, आया ना? 53। और अब इस एसेट को आपको कितने पे लाना है? 40.65। तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी
इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट। बोलो ऊपर इम्पेयरमेंट लॉस कितना निकाला तुमने जीवन में? 12.35। और फिर अंत की एंट्री, ये इम्पेयरमेंट लॉस इमीडिएटली किधर जाएगा बोलो? साल के अंत में। अरे क्या हुआ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगली एंट्री बोलो, पी एंड एल डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस 12.35। बोलो हाँ है ना? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ अच्छे से सॉल्यूशन? एंट्री पूछी नहीं थी, लेकिन एग्जाम में वो कभी तो एंट्री पूछेगा, कभी इंपेयरमेंट लॉस का अमाउंट पूछेगा। अगर इंपेयरमेंट लॉस का अमाउंट पूछेगा तो एमसीक्यू पूछेगा, नहीं तो डिस्क्रिप्टिव पूछेगा। बोलो कोई डाउट? इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द शीट, वो प्रॉब्लम नंबर 3। ये बोली तो यार आप खुद कर सकते हो, कल मैंने आपको करवाई थी ऐसे, याद है ना वो? पहले एसएलएम फिर फ्यूचर कैश फ्लो। तो इसका मैं आंसर पूरा हटा दे रहा हूँ स्क्रीन से, खुद करो चलो। तो भी थोड़ा बहुत आंसर तो वहां प्रिंट ही है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। स्टार्ट। नीचे टेबल भी बना के दी सॉल्यूशन की, बस टेबल भरनी है आपको। शुरू हो जाओ। क्वेश्चन समझाऊं पहले? पेटेंट 100 लाख का है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 5 साल का है, एस्टिमेटेड कैश फ्लो यूजफुल लाइफ थी 150 150 150 100 100। इनिशियली 5 ईयर अमोर्टाइजेशन किया, अमोर्टाइजेशन ने रेशियो फ्यूचर कैश फ्लो में किया है, तो फ्यूचर कैश फ्लो 150 150 150 था। ओके, 100 को 650 से डिवाइड किया, इंटू 150 किया, तो 23.08 हर साल का। फिर कह रहे हैं कि थर्ड ईयर के बाद, मतलब 2 साल तक निपटा देना उसको पहले। आफ्टर थर्ड ईयर इट इज एसर्टेन दैट पेटेंट विल कंटिन्यू। अच्छा, एट थर्ड ईयर नहीं दिया, ये ध्यान रखना, आफ्टर थर्ड ईयर दिया, मतलब कि 3 बार तो ऊपर का तुम कर चुके हो। 4 23.08 इंटू 3 तो अमोर्टाइज हो चुका है, तो बची हुई वैल्यू कितनी? अरे टोटल वैल्यू कितनी थी? 100। 100 में से 23.08 इंटू 3 साल तो तुम कर चुके हो, तो बचा हुआ कितना करोगे? 30.76। अब उसके नए कैश फ्लो के हिसाब से आपको टेबल बनानी है, वैसा ही है ना कल जैसा? अरे हाँ है ना, करो फटाफट। आप जो फाइनल आंसर निकालोगे उसमें इस कॉलम की टोटल कितनी आनी चाहिए? बोलो, इसकी टोटल क्या आनी चाहिए? चल भाई, एक सेकेंड। इसकी टोटल चाहिए मेरे को यहाँ पे 30, यहाँ पे 30.76। तो बस ये अमाउंट्स निकालो फटाफट। अरे इजी है ना, कोई डाउट? निकाल लिया? चलो बोलो, फर्स्ट ईयर का लैक्स में किया क्या? सिक्स पॉइंट, अरे अरे अरे, कैसे आया 6.15? फर्स्ट की कैलकुलेशन बताओ चलो। 30.76 डिवाइड बाय इसकी टोटल 500 इंटू 100। बोलो ऐसे ही आया? सेकंड बोलेगा लक्ष्य मनेरिया, बोल। 6 पॉइंट, सेम आ रहा है। थर्ड 4 पॉइंट, और ये भी वही आ रहे होंगे। अरे इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि ये भी तो सेम है ना, और टोटल आ रही है। बोलो समझ में आया? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ
हाँ वो आप नंबर चेंज कर देना वो उसने थर्ड ईयर के एंड से अगला ईयर वन माना है ऐसा। जो टेबल सजेस्टेड बनी ना, आप उसमें 3 4 5 6 लिखो, वैसे भी क्या है डिस्काउंटिंग तो करनी नहीं ना, तो फर्क क्या पड़ रहा है? मैं उधर 1 2 3 4 5 लिखो या 3 4 5 6 7 8 वैसे लिखो, तो फर्क क्या पड़ रहा है? अमाउंट तो वही रहेगा अमाउंटाइजेशन। हाँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना होता तो फिर आपको थर्ड ईयर का लेना पड़ता है ना। बोलो कोई डाउट? समझ में आया अच्छे से? लास्ट क्वेश्चन है शीट का, क्योंकि ये वाला तो आप कर चुके हो, इम्पोर्ट ड्यूटी 20% वाला, ये तो आपने कर लिया है। अरे वही 656 वो जो आ रहा था, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाना, प्रॉब्लम नंबर 4 को मार्क इंपॉर्टेंट। इसमें कॉस्ट भी है, अमोर्टाइजेशन भी है, मैक्सिमम पीरियड भी है, सब कुछ है। एक और कॉन्सेप्ट आप आपकी आगे थ्योरी में लिख लेना कि गुडविल मैक्सिमम 5 साल तक ही अमोर्टाइज हो सकती है। अमोर्टाइजेशन जो मैक्सिमम अपना किसी भी दूसरे एसेट का 10 साल होता है, गुडविल 5 साल में ऐसा होता है, 5 साल बिजनेस उड़ जाता है, ठीक है। तो गुडविल का मैक्सिमम अमोर्टाइजेशन कितना हो सकता है बेटा? 5 साल। बोलो गुडविल का मैक्सिमम अमोर्टाइजेशन कितना हो सकता है? 5 साल। ये बात ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं। एबीसी लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2003 नेट एसेट्स ऑफ यस एंड लो फॉर 4,80,000। ये अमाल कमीशन जिनने करा है वो समझ पा रहे होंगे कि नेट एसेट अपन ने खरीदी 4,80,000 में, मतलब ये परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है। और नेट एसेट वैल्यू उसके सिर्फ 3,80,000 थी। तो जब आप नेट एसेट्स को डेबिट करोगे 3,80,000 टू बैंक, जो आपने परचेज कंसिडरेशन या टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी आपने परचेज कंसिडरेशन दी है वो 480 दिया, लेकिन एसेट नेट एसेट कितने की मिली? 380 की। तो 1,00,000 रुपए की यहाँ पर कोई आती थी, गुडविल आ जाती है। और वैसे तो मैंने आपको बोला था कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन ये तो परचेज है ना, तो परचेज गुडविल रिकॉर्ड होगी। तो वर्किंग नोट में आपको लिखना है कि यहाँ पर गुडविल कितने रुपए की आती है? बोलो यहाँ पर गुडविल कितने रुपए की आ रही है? 1,00,000 रुपए की, ठीक है। दूसरा कह रहे कंपनी ने एक फ्रेंचाइजिंग परमिट लिया है 1,20,000 रुपए का। कितने का लिया है? प्लस एट एन एनुअल फीस ऑफ 1% ऑफ रेवेन्यू, मतलब उसकी कुछ फीस देनी होगी जो कि 1% रेवेन्यू का है। नाउ रेवेन्यू हर साल के दिए हैं आपको, फॉर द ईयर 2 3 दिया 2,00,000 रुपए। कितना दिया? 2,00,000 रुपए। एंड कंपनी एस्टिमेट करती है कि फ्यूचर रेवेन्यू होंगे 4,00,000, 3,00,000, 2,00,000 और 1,00,000 इन कमिंग 4 ईयर्स। मतलब अभी का रेवेन्यू है 2,00,000 फॉर द ईयर 2 3, हम 1 अप्रैल 3 पर खड़े, और अगले 4 साल का रेवेन्यू है 4,00,000, 3,00,000, 2,00,000 एंड 1,00,000। तो इसका 1% फीस पे होगी, इसका 1% क्या पे होगी? फीस। मतलब कि 2,00,000 का 1%, 2,00,000 का 1%, 1 मिनट, 1% ऑफ रेवेन्यू, हाँ 2,00,000 का 1% 2,000, फिर 4,00,000 का 1% 4,000, ऐसे आपको रेवेन्यू की फीस देनी है। देन कंपनी का एक और पेटेंट है जिसको ऑब्टेन किया था 29,000 में। कितने में ऑब्टेन किया था? 29,000, और इसकी लीगल कॉस्ट है 71,000। लीगल कॉस्ट मतलब रजिस्ट्री वगैरह, प्रोफेशनल हायर किए होंगे। तो बताओ 71 और 29 दोनों कॉस्ट का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। लेकिन एक और कंपनी कह रही है कि एडिशनल 35,000 रुपये भरा है, जो कि हमने केस लड़ने का भरा है, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर ने हम पे किया था। तो बताओ क्या केस लड़ने का पैसा कभी कॉस्ट का पार्ट बनता है? नहीं बनता है। तो यहाँ पर पेटेंट कितने पे बुक होगा? 29,00,000 प्लस 71,000, कितना हो जाएगा? 1,00,000। और कंपनी कह रही है कि पेटेंट की इकोनॉमिक लाइफ 11 साल होनी चाहिए। वो तो कंपनी कह रही है ना, बट अपन ने मैक्सिमम अमोर्टाइजेशन कितना बढ़ा है? 10 साल। तो इसका अमोर्टाइजेशन कितना होगा? 1,00,000 डिवाइड बाय 10,000 रुपए। अच्छा गुडविल का अमोर्टाइजेशन मैंने अभी लिखवाया था, कितना होगा? तो 1,00,000 डिवाइड बाय 5 साल मतलब 20,000। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बताना है कि एसएलए मेथड अगर कंपनी लगाती है तो कंपनी का अमोर्टाइजेशन अलग अलग एसेट पर कितना होगा। तो एक तो अपन ने ओरली कर लिया, गुडविल का अमोर्टाइजेशन कितना होगा? 20। ये जो थर्ड वाला पेटेंट है इसका अमोर्टाइजेशन कितना होगा? 1,00,000 डिवाइड बाय 10 साल। कंपनी का 11,00,000 मानने के पीछे या तो कंपनी कोई फैक्ट्स देती जो नहीं दिए, तो अपन ऐसे ही मानने के लिए 11 साल थोड़ा ना मान लेंगे।
तो पेटेंट का अमोर्टाइजेशन कितना होगा, 1 लाख डिवाइड बाय 10। और इसका फ्रेंचाइजिंग परमिट का कितना होगा अमोर्टाइजेशन, तो फ्रेंचाइजिंग परमिट आया था 1 लाख 20 पे। अरे इसकी कॉस्ट तो 1 लाख 20 हजार है, लेकिन ये कमा कर कैसे दे रहा है, तो इसके आपको टेबल बनानी पड़ेगी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। तो कमा करके कितना कितना दिया बोलो, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो आपको 1 लाख 20 हजार को 2:4:3:2:1 में क्या कर देना है, बांट देना है। और रेशो में तो बांट ही दोगे। बोलो कोई डाउट, समझ में आया। ये जो 1% ऑफ रेवेन्यू दिया है, इसका वैसे प्रैक्टिकली कोई सेंस है नहीं, क्योंकि अपने को वैसे भी फ्यूचर कैश फ्लो के रेशो में बांटना होता है। अरे या तो एसएलएम, नहीं तो फ्यूचर कैश फ्लो। आ रही बात समझ में? बोलो यहाँ तक कोई डाउट, समझ में आया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को कर लोगे? बोलो, समझा तो दिया। ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो वैसे ही उसमें कुछ नहीं है। गुडविल 1 लाख डिवाइड बाय 5 साल 20 हजार, और ये वाला पेटेंट 1 लाख डिवाइड बाय 10, तो 10 हजार इसका निकलेगा, और उस वाले का निकाल लेना। कैसे निकालोगे, 1 लाख 20 हजार अमोर्टाइज करना है इन द रेशियो 2:4:3:2:1। बोलो हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम? दिस एएस इज ओवर। बोलो कोई डाउट? अगला, अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे एएस 28, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।